I am Shashikla and you are watching your YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope you all are well. और आज के वीडियो में हम आगे के ही टॉपिक्स को क्लियर करेंगे राइट ऑफ एडवोकेट का, जो टॉपिक 6 है। टॉपिक 6 में ये बात बोल रखी है कि अगर कोई भी बेंच है, जैसे बेंच हम किसे बोलते हैं, जजेस को बोलते हैं, बार किसे बोलते हैं, हम एडवोकेट्स को बोलते हैं। अगर किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी कोर्ट का कोई भी जज है तो उसके फादर हो या वाइफ, हस्बैंड, मदर, सिस्टर, डॉटर, आंट, नाइस, ब्रदर इन लॉ, तो वो उन सबका केस जो है वो जज नहीं करेगा। अब हम टॉपिक 7 पढ़ते हैं। एन एडवोकेट शैल नॉट वियर बैंड और गाउन इन पब्लिक प्लेस अदर देन इन कोर्ट except on the such ceremonial occasion at such places as the bar council of India or the court may be prescribed। इसमें ये बोल रखा है कि कोई भी एडवोकेट वियर नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? बैंड्स को और गाउन को पब्लिक प्लेस पे, एक्सेप्ट कोर्ट में। कोर्ट में तो उसको करना ही करना है, कोर्ट में वो कैजुअल ड्रेस में नहीं पहन सकता। बट किसी भी ओकेजन पे, जो सेरेमोनियल ओकेजन होता है, अगर उसे कोर्ट ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है तो वो वहां पर पहन सकता है। जैसे कि कोई सेमिनार्स होते हैं तो सेमिनार्स में एडवोकेट अपनी, या जज हो या कोई भी हो, अपनी ड्रेस में ही, प्रॉपर ड्रेस में ही आते हैं। 8 पढ़ेंगे। एन एडवोकेट शैल नॉट अपीयर इन और बिफोर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी for or against an organization or an institution, society or corporation if he is a member of the executive committee of such organization or institution or society or corporation. Executive committee, by whatever name it may be called, shall include any committee or body of person which for the time being invested with the general management of the affairs of the organization or the institution, society and corporation. However, this rule shall not apply to such a member appearing an amicus curiae or without a fee on behalf of bar council, incorporate law society or a bar association। इसमें ये बोल रखा है कि वो एडवोकेट उसके अंदर अपीयर नहीं होगा अगर वो किसी भी कम्युनिटी का हो। जैसे कि मान लो कोई भी एडवोकेट है, वो उस केस को नहीं हैंडल कर सकता, उस केस के अंदर उसका भी कोई एक काम, मतलब कोई रोल है। 9 point, an advocate should not act or plead any matter in which he himself is a pecuniary interest. For example, he should not act in the bankruptcy petition when he himself also a creditor of the bankrupt, and he should not accept a brief from a company। इसमें ये बात बोल रखी है, अगर एक एडवोकेट ही या एक पर्सन जो एडवोकेट है वो बैंक्रप्सी है और उसी ने पिटीशन फाइल कर रखी है तो वो एक एडवोकेट के रूप में काम नहीं करेगा, उस टाइम प्लीड नहीं करेगा उस चीज को। एन एडवोकेट शैल नॉट स्टैंड एज अ श्योरिटी और सर्टिफाई द साउंडनेस ऑफ अ श्योरिटी फॉर हिज क्लाइंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी एडवोकेट श्योरिटी नहीं देगा अपने क्लाइंट को। हाँ, वो बोल सकता है कि हाँ मैं जहां तक है मैं करवा सकता हूँ, बट श्योरिटी देगा हाँ ये आपका ऐसा ही आएगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, नहीं, क्योंकि वो सब चीज उसके केस के मैटर पे पड़ता है। तो ड्यूटी टू द क्लाइंट एंड अपोनेंट। अब एक एडवोकेट की ड्यूटी जो थी, हमने वो पढ़ा कि कोर्ट के साथ कैसी थी, अब हम पढ़ेंगे क्लाइंट के साथ और अपोनेंट के साथ कैसी है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज मेड सर्टेन रूल। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, रूल 11 to 33, सो एज टू प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू द क्लाइंट इन सेक्शन, आई थॉट ये से पता नहीं क्या है, सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 2 of the part 6 of the rules of the Bar Council of India, and the duty to opponent in rule 34 and 35 in section 3rd या sector 3rd of chapter 3rd of the chapter 2 of part 6। ड्यूटी टू द क्लाइंट सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ड्यूटी टू द क्लाइंट जो है वो रूल 11 से लेके 33 तक है। तो पढ़ते हैं। An advocate is bound to accept any brief in the court or tribunal or before any other authority in or before which he process to practice at a fee consistent with his standing at the bar and the nature of the case. Special circumstances may justify his refusal to accept a particular brief। इसमें ये बात बोल रखा है कि एक एडवोकेट बाउंड होता है किसी भी
कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर कि उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने क्लाइंट का जो है उससे रीजनेबल फी ले। वो कुछ केस के अंदर या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर वो इसमें ये बात बोल रखी है कि सबसे पहली बात यह है कि एक एडवोकेट रीजनेबल फीस ले अपने क्लाइंट से, और वो रीजनेबल केस को ही, मतलब जो केस है केस को तो वो जब लेगा बस वो कुछ सर्कमस्टांसेस में उस केस को रिफ्यूज कर सकता है अगर उसको ये लगता है कि ये जो केस आया है क्लाइंट के द्वारा वो फ्रॉड केस है या वो केस है ही नहीं बट वो झूठा वो कर रहा है। इस चक्कर में रूल 12 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट ऑर्डिनरी विड्रॉ फ्रॉम engagement once accepted without sufficient cause and unless reasonable and sufficient notice is given to the client upon his withdrawal from a case, he shall refund such part of the fee as has not been earned। इसमें बता रखा है कि अगर एक एडवोकेट किसी भी केस को विड्रॉ कर रहा है तो वो सफिशिएंट नोटिस सबसे पहले अपने क्लाइंट को देगा और वो जो फीस उसने एक्स्ट्रा ली है वो उसको रिफंड भी करेगा अपने क्लाइंट को। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी एक नोट्स बना देती हूँ। गिव नोटिस बिफोर द विड्रॉ फ्रॉम अ केस, जैसे कि अगर कभी कभी हम एग्जाम के लिए नॉर्मली हमने रिवीजन कर लिया फुल, पर एग्जाम के कुछ टाइम पहले हमें क्विक रिवीजन करनी होती है, उसमें हमारा ये जो टॉप पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अंदर के सारे पॉइंट्स भी याद रहते हैं। तो ये एक नोट्स मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको आपको इस चीज को देख के एक नोट्स का भी पता चल जाएगा कि नोट्स हमें अपनी कॉपी में किस तरीके से बनाना चाहिए। रूल 13 बोलता है एडवोकेट शुड नॉट एक्सेप्ट अ ब्रीफ और अपीयर इन अ केस in which he has reason to believe that he will be a witness, and if he being engaged in a case it becomes apparent that he is a witness on a material question of fact, he should not continue to appear as an advocate if he can retire without jeopardizing his client interest। अगर एक एडवोकेट किसी भी केस को चला रहा है और उसके अंदर वो खुद ही विटनेस है तो उस एडवोकेट के वो अपीयर नहीं होगा कंटिन्यू अपने प्रोसीडिंग के लिए, उस प्रोसीडिंग के लिए। 14 रूल बोलता है एन एडवोकेट शैल एट द कमेंसमेंट ऑफ हिज एंगेजमेंट एंड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस देयर ऑफ मेक ऑल सच फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर टू हिज क्लाइंट रिलेटिंग टू हिज कनेक्शन with the parties and any interest in or about the controversy as are likely to affect his client's judgment in either engaging him or continuing the engagement। इसमें ये बात बोल रखी है कि एक एडवोकेट जो है वो जब केस को लेता है किसी भी क्लाइंट से तो वो अपने क्लाइंट के साथ फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर रिलेशनशिप होना चाहिए, वो सब कुछ डिस्क्लोज करे, क्लाइंट को भी सब कुछ बताना पड़ेगा अपने एडवोकेट को, और एडवोकेट को उसको सही से सुनना पड़ेगा और फ्रैंकली उसके साथ बिहेव करना पड़ेगा, फुल एंड फ्रैंक विद हिज कंसेंट। एन एडवोकेट शैल फियरलेसली अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट बाय ऑल फेयर एंड ऑनरेबल मीन्स without regard to any unpleasant consequence to himself or any other। He shall defend a person accused of a crime regardless of his personal opinion as the guilt of accused, bearing in mind that his loyalty is to the law which require that no man should be convicted without adequate evidence। इसमें ये बात बोल रखी है कि क्लाइंट जो भी एडवोकेट है वो किसी भी केस को ऐसे रिफ्यूज नहीं कर सकता कि उसने गिल्टी किया है, मतलब उसने मर्डर किया तो मैं उसका केस हैंडल नहीं करूंगा, उस केस को वो ले, क्योंकि हमारे लॉ के अंदर बोल रखा है कि जब तक उस पर्सन को कन्विक्ट घोषित ना कर दिया जाए विद द एविडेंस तब तक वो पर्सन इनोसेंट होता है। 16 इसका रूल बोलता है एन एडवोकेट अपीयरिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन इन द क्रिमिनल ट्रायल शैल सो कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन दैट इट does not lead to conviction of the innocent, the suppression of material capable of establishing the innocence of the accused shall be scrupulously avoided। एक एडवोकेट को अपने प्रोसिक्यूशन के टाइम पे ऐसा कंडक्ट करना होगा या ऐसी प्लीडिंग करनी होगी कि कोई भी इनोसेंट पर्सन जो है वो कन्विक्शन में ना आए, उसे पनिशमेंट ना मिले। एन एडवोकेट शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमिट अ ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कोई भी एडवोकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रीच ऑफ कमिट नहीं करेगा
An advocate shall not at any time be a party to fomenting of litigation. litigation के टाइम पे कोई भी एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से लड़ाई नहीं करेगा. fomenting मतलब होता है लड़ाई झगड़े. An advocate shall not act on the instruction of any person other than his client or his authorized agent. एक एडवोकेट किसी और पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे वर्क नहीं करेगा अदर देन हिज क्लाइंट. अपने क्लाइंट के अदर कोई भी पर्सन पे वो उनके इंस्ट्रक्शन से वो वर्क नहीं करेगा. अगर उसका क्लाइंट जो कहता है उस क्लाइंट को वो सुनेगा, समझेगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है, बट थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता. An advocate shall not stipulate for a fee contingent on the result of litigation or agree to share the proceeds thereof. इसमें ये बात बोल रखी है कि कोई भी एडवोकेट जो है वो लिटिगेशन की जो फी होती है उसको ले सकता है. और अगर वो क्लाइंट उसको ये बात बोले कि मैं इसको मतलब अगर मेरा जो ये केस है और इस केस में जो मतलब कभी होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस आ जाते हैं और क्लाइंट बोलता है कि अगर ये आया तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूंगा, तो उस पर भी वो एग्री हो सकता है. An advocate shall not buy or traffic in or stipulate for an agree to receive any share or interest in any actionable claim. Nothing in this rule shall apply to stock, share and debenture or government securities or any instrument which are for time being by law or custom negotiable or any mercantile document of title of good. इसमें ये बात बोल रखी है कि कोई भी एडवोकेट उसको सेल नहीं कर सकता जो एक्शनेबल क्लेम के अंदर जो उस केस में चीज चल रही है, अगर वो जीत जाता है तो उसको वो सेल बाय नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता कि आप मुझे ये दे दो. अगर मान लो एक क्लाइंट है और क्लाइंट ने उस प्रॉपर्टी पे मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्शनेबल क्लेम था और उसने कोर्ट में जब ये केस चला, अगर वो केस जीत जाता है तो एडवोकेट ये नहीं बोल सकता कि मैं आपसे ये चीज खरीदता हूँ क्योंकि मैं ये जीत गया हूँ. ऐसा एडवोकेट नहीं बोलेगा. एन एडवोकेट शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिड फॉर और परचेज either in his own name or in any other name for the benefit of any other person any property sold in the execution of a degree or order in any suit, appeal or other proceeding in which he was in any way professionally engaged. This prohibition, however, does not prevent an advocate from bidding for or purchasing for his client any property which his client may himself legally bid for a purchaser, provided that advocate is expressly authorized in writing in this behalf. इसमें ये बात बोल रखी है कि कोई भी एडवोकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस चीज को नहीं परचेज कर सकता, चाहे वो अपने नाम पे करे या किसी और पर्सन पे करे. अपनी क्लाइंट की प्रॉपर्टी जो अभी एक्शनेबल क्लेम में है, जो प्रोसीडिंग में है, प्रोसीडिंग के दौरान पे वो उस चीज को नहीं परचेज कर सकता है. एन एडवोकेट शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली bid in court, auction or acquire by way of sale, gift, exchange or any other mode of transfer in his own name or in any other name for his own benefit or for the benefit of any other person any property which is subject matter of any suit, appeal or other proceeding in which he is in any way of professionally engaged. इसमें ये बात बोल रखी कि कोई भी एडवोकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकता बाय द सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और एनी अदर मोड जो भी होता है उससे. An advocate shall not adjust fee payable to him by his client against his own personal liability to the client, which liability does not arise in the course of the employment as an advocate. इसमें ये बोल रखा है कि एक एडवोकेट जो है वो फी जो है उसके लिए वो पर्सनल लाइबिलिटी है कि वो कैसे अपने क्लाइंट से फी निकलवाता है. An advocate shall not do anything whereby he abuse or take advantage of the confidence responded in him by his client. एक एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि वो अपने क्लाइंट जो है उसको गाली ना दे, अब्यूज ना करे और उस एडवांटेज को ना ले जो उस क्लाइंट का है. An advocate should keep account of the client money entrusted to him and the account should show the amount received from the client or on his behalf, the expense incurred for him and the debit made an account of fee and respective dates and all other necessary particulars. इसमें ये बात बोल रखी है कि अगर कोई एडवोकेट है कि अगर कोई भी क्लाइंट का अकाउंट है और उसने वो कुछ पैसे दिए हैं तो उसको वो संभाल के रखे,
वो किसी और चीज पे उसको खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि अगर क्लाइंट ने पैसे दिए कि हाँ इस डॉक्यूमेंट पे हम इतना पैसा है, तो वो दोबारा उस डॉक्यूमेंट के लिए क्लाइंट से पैसे नहीं ले सकता है, और वो उस पैसे को उसी चीज पे लगाएगा, वो अपने पर्सनल चीज पे नहीं लगा सकता। Where money is received from or an account of a client, the entries in the account should contain a reference as to whether the amount have been received for fee or expenses, and during the course of the proceeding no advocate shall expect with the consent in writing of the client consent be at liberty to divert any portion of the expenses toward fees। अगर कोई एडवोकेट उस फी को थोड़ा कहीं, मतलब फी तो उसकी अलग है, कुछ रीजनेबल डॉक्यूमेंट के लिए अगर उसको पैसे चाहिए होते हैं क्लाइंट से, क्लाइंट देता है, अगर वो कहीं और उसको खर्च कर देता है तो एडवोकेट को राइटिंग में उसको देना पड़ेगा क्लाइंट को कि ये जो एक्सपेंसिव है वो कहाँ पर खर्च हुआ है या कितना उसने डाइवर्ट किया उस पैसे को। Where any amount is received or given to him on behalf of his client, to fact of such receipt must be intimated to the client as early as possible। अगर कोई भी अमाउंट उसने रिसीव किया है या उसे मिला है टू बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, मतलब जैसे कि कभी कभी ये होता है कि क्लाइंट कैश ना देके या ऑनलाइन वो ट्रांजेक्शन करवा देता है, अगर उसके एडवोकेट को पैसे मिलते हैं वो तुरंत इन्फॉर्म करेगा अपने क्लाइंट को। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग द एडवोकेट शैल बी अ लिबर्टी टू अप्रोप्रिएट टूवर्ड द settled fee due to him any sum remaining unexpended out of the amount paid or sent to him for expenses or any amount that has come into his hand in that proceeding। अगर वो जो प्रोसीडिंग होती है वो टर्मिनेट हो जाती है या टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग द एडवोकेट शैल बी लिबर्टी, तो एडवोकेट की लिबर्टी है कि वो अपने फी को सेटल कर सके। अगर कोई भी रिमेनिंग अनएक्सपेंडेड पैसे बचे हुए हैं तो वो उससे मांग सके और क्लाइंट उसको देगा भी पैसे। Where the fee has been left unsettled, the advocate shall be entitled to deduct out of any money of the client remaining in his hand at the termination of the proceeding for which he had been engaged the fee payable under the rule of court in force for the time being or by then settled, and the balance if any shall be refunded to the client। इसमें ये बात बोल रखी है कि प्रोसीडिंग चल रही है मान लो, और किसी क्लाइंट ने एडवोकेट को पैसे दिए हैं और वो जो प्रोसीडिंग होती है वो टर्मिनेट हो गई, बंद हो गई, क्लोज हो गई, तो जो एडवोकेट है वो अपने उस फी को डिडक्ट करेगा जितना उसका लगा है, और जो बाकी पैसा बचा है वो उसको रिफंड कर देगा क्लाइंट को। इसमें है अब 30 रूल, ए कॉपी ऑफ द क्लाइंट अकाउंट शैल बी फर्निश टू हिम ऑन डिमांड प्रोवाइडेड द नेसेसरी कॉपिंग चार्जेस पेड, चार्ज पेड वो जो कॉपी होती है वो उसको दे दिया जाएगा क्लाइंट को। एन एडवोकेट शैल नॉट एंटर इनटू अरेंजमेंट वेयर बाय फंड इन हिज हैंड आर कन्वर्टेड इनटू लोन। इसमें ये बात बोल रखी है कि जो एडवोकेट है वो अरेंजमेंट करेगा, जो एडवोकेट है वो अरेंज नहीं करेगा उसको, उस फंड को एज अ लोन के रूप में कन्वर्ट नहीं करेगा उसको लोन की तरह। एन एडवोकेट शैल नॉट लैंड मनी टू हिज क्लाइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग इन विच ही इज एंगेज बाय हिज सच क्लाइंट। एक एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट के मनी पे लैंड नहीं करेगा फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग इन विच ही इज एंगेज बाय हिज क्लाइंट। An advocate shall not be held guilty for a breach of this rule if in course of pending suit or proceeding without any arrangement with the client in respect of sum, the advocate feel compelled by reason of the rule of the court to make a payment to the court on account of the client for progressing the suit or proceeding। अगर क्लाइंट ने जो फी बोली है उसको वो पे करना पड़ेगा, बट एक एडवोकेट जो है वो लीगल प्रोसीडिंग से उस मनी को लैंड नहीं करवा सकता। An advocate who has at any time advised in connection with the institution of a suit, appeal or other matter or has drawn pleading or acted for a party shall not appear or plead for opposite। अगर किसी भी क्लाइंट ने अपील कर दिया है या वो नहीं आ रहा है तो एडवोकेट जो है वो प्लीडिंग नहीं करेगा कंटिन्यू आगे। इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक है ड्यूटी टू अपोनेंट। An advocate shall not in any way communicate or negotiate upon the subject matter of controversy with the party रिप्रेजेंट बाय द एडवोकेट। इसमें ये बात बोल रखी है कि एडवोकेट जो है वो दूसरी जो अपोजिट पार्टी है उसके साथ कोई पर्सनल प्राइवेट कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन नहीं करेगा विदाउट हिज क्लाइंट कंसर्न। एन एडवोकेट शुड डू हिज बेस्ट टू कैरी आउट ऑल लेजिटिमेट promises made to the opposite party even though not reduced to writing to enforceable under the rule of the court।
आर्टिकल जो हमारा रूल 35 वो ये कहता है कि कोई भी एडवोकेट जो है वो सही तरीके से काम करेगा, वो लेजिटिमेट तरीके से काम करेगा, इलेजिटिमेट तरीके से नहीं करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक जो ड्यूटी ऑफ एडवोकेट है, एडवोकेट मतलब ड्यूटी टूवर्ड्स देयर क्लाइंट, टूवर्ड्स देयर ओपोनेंट, ये समझ में आया होगा। जो इसका पार्ट 3 बनाऊंगी उसमें मैं केस रिलेटेड बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे केसेस, फेमस केसेस हैं जो रिलेटेड टू राइट टू प्रैक्टिस के हैं। और इसके बाद हम टॉपिक क्लियर करेंगे बार एंड बेंच का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। और कमेंट बॉक्स में ये बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट अगर इस वीडियो के अंदर है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप उस पॉइंट्स को लिख के मुझे बताएं ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।